सिक्योरिटी को तैनात रखा गया। श्रीनगर की बात करें, जो आज़ादारी के जुलूस की हम बात कर रहे हैं, सुबह शहीदगंज इलाके से कुछ आज़ादारों ने जुलूस निकालने की कोशिश की है। जो ही वो फायर सर्विस स्टेशन के नज़दीक पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई आज़ादार जो वो ज़ख्मी हुए, दर्जनों आज़ादारों को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए, श्रीनगर में आज़ादारों पे लाठी का इस्तेमाल किया गया है, दर्जनों आज़ादारों को गिरफ्तार भी किया गया है। इधर हमारे साथी इरफान फाजिल ने कई इलाकों का दौरा किया है जहां पे भी आज जुलूस निकालने मुतवक्का है और वहां पे किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल है, क्या कुछ अरेंजमेंट्स वहां पे किए गए हैं, क्या कुछ कहना है इरफान फाजिल का, आइए आपकी नज़र करते हैं। मुहर्रम के मुतबरक आयाम और साथ ही साथ आज जुम्मे का दिन और 8 मुहर्रम और इसे के साथ साथ अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस सरकार की तरफ से। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा पैन करें और दिखाएं कि इस वक्त हम शहर श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि रास्तों को तारबंद खार से बंद किया गया है, सील किया गया है और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे आज़ादार जो जी हाँ जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर आ चुके थे, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई और कई सारे ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन ऑन ग्राउंड, अगर मैं बात करूं तो मुहर्रम के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस आज शहर श्रीनगर में दिखाई जा रही है, जैसे आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी के खुद ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड यहां पर हैं, उनके साथ साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हैं जिन्होंने चप्पे चप्पे पर नजर रखी और स्पेशली कोई भी ऐसी गड़बड़ ना हो शहर में। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ सुनने में खबरें सूत्रों के हवाले से यह भी है कि कई जगह पर जो है पोसेशंस के हवाले से जुलूस निकालने की कोशिश की गई है, वहां पर कई जगह पर पुलिस की तरफ से लाठियां भी बरसी गई है। फिलहाल अगर बात करें तो कोविड के कहर के साथ साथ लॉकडाउन के वो मनाजिर नहीं, मगर आज मुहर्रम के जो आयाम है, मुहर्रम के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से, डिविजनल इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल लॉकडाउन और उसी लॉकडाउन को लेकर जमीनी सतह पर पुलिस की कार्रवाई सख्त, कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस बराबर जारी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। चलिए, हमारे साथी इरफान फाजिल ने शहर श्रीनगर का दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, वहाँ पे आज़ादारी के हवाले से किस तरह के इंतजाम किए गए। शहर श्रीनगर में आज मुकम्मल तौर पाबंदी लगा दी गई है, सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा तैनात रखा गया है। कहीं ना कहीं बड़ा जुलूस निकालने की जो कोशिश की जा रही है उस हवाले से वहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा तैनात रखा गया है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में शुरू होने लगी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के साथ राब्ते बढ़ाने की कोशिश में है, अपने लीडर्स के साथ मुलाकात का सिलसिला बराबर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, इजलास बुलाए जा रहे हैं, लोगों से मिलने की बातें कही जा रही है, अपने लीडर्स को हिदायत दिए जा रहे हैं कि किस तरह वो ग्राउंड पे जाके लोगों का हाल देखे, लोगों को किस तरह के मुश्किलात है। इस बीच में PDP के सीनियर लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद जित्तू ने कई बातों का इंकिशाफ किया है, कई सवालात को उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने करप्शन की बात की है, उन्होंने लीडरशिप पे सवाल उठाए हैं। बराह रास्त नज़ीर जित्तू मेरे साथ जुड़े हैं। नज़ीर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप PDP में है कि PDP के साथ कोई नाराज़गी है? नहीं, PDP के साथ मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, बट आई एम ए कंस्ट्रक्टिव माइंडेड। मैं महबूबा जी के साथ हूँ। देखिए, मैं किसी फर्द के साथ नहीं हूँ, मैं PDP के साथ हूँ, मैं महबूबा जी के साथ हूँ। उसके जो मसवदा है, उसका जो लाहेअमल है PDP का, उसके साथ में हूँ। नहीं, आपने कहा कि जिस तरह हम सेल्फ रूल की बात करें, आपने कहा कि PDP हाँ सेल्फ रूल पे ही बात करती होगी, जैसे आपके बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाराज़गी दिख रही है जो PDP को आपके साथ। नहीं, PDP से मैं नाराज नहीं, महबूबा जी से मेरी नाराजगी नहीं है। अलबत्ता नाराजगी है कुछ लीडर जो अभी भी हमारी पार्टी में है, जो सुपरमेसी दिखा रहे हैं, ये जो हाईजैक करना चाहते हैं पार्टी को, तो वो मैं करने नहीं दूंगा। बाकी मैं पार्टी में हूँ, ये लोगों की पार्टी है, जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी है, जिन्होंने इसके लिए वोट मांगे हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की है, ये लोगों की पार्टी है, मेरी पार्टी है, सबकी पार्टी। आपने लेजिस्लेटर्स पे इल्ज़ाम लगाया है, PDP के लेजिस्लेटर्स, बाकी जितने भी यहाँ के MLAs रह चुके हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, लोगों की बात
سنی نہیں جا رہی ہے. کیا یہ خاص کسی مخصوص شخص کے لیے تھا یا پورے جو یہاں پہ لیجسلیٹرز رہے ان کے لیے تھا؟ نہیں, یہ کسی خاص مخصوص کے لیے نہیں تھا. یہ سارے پارٹیز جو بھی ابھی تک 47 سے جو بھی MLA آئے ہیں, ذرا ان کی پراپرٹی آپ چیک کیجئے. میں نے سب کا کہا ہے کرپشن آن اٹ اسپیک. جو ہمارے افسر صاحبان ہیں, جو ہمارے پولیس افسر صاحبان ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ ہمارے افسر صاحبان اچھے ہیں, لیکن ان کو کرپشن کا راستہ پولیٹیکل لیڈرز نے دکھایا ہے. دیکھیں, میں کہوں گا, یہ میں کہنا چاہتا ہوں, جو ہمارے MLA ہیں یہ مداخلت کرتے ہیں روز بروز تھانوں میں. اگر چور بھی وہاں پھنسا ہوگا تو چور کی بھی سفارش کرتے. کیا یہ MLA ہیں؟ MLA کا مطلب تھا کہ وہ اسمبلی میں اس کو 1 لاکھ لوگ چنتے ہیں, 20 لاکھ لوگ چنتے ہیں, 20,000 لوگ چنتے ہیں, اسمبلی میں بھیجتے ہیں. ایک قوم کے لیے ایک مسودہ تیار کرنا ہے, یا تو امینڈمنٹ کرنی چاہیے, ایسی پالیسی بنانی چاہیے تھی جیسے لوگوں کو فائدہ ملے. آج کیوں یہ ناراضگی, آج کیوں یہ باتیں؟ جب آپ ہیلم آف افیئرس میں تھے, جب آپ سرکار میں تھی, آپ PDP کی سرکار تھی, آپ وائس چیئرمین تھے JK سیمنٹس کے, تب آپ نے ایسی باتیں کیوں نہیں کہی؟ برابر میں نے باتیں کی. اگر یاد ہوگا میں نے محبوبہ جی کو سامنے کہا میں کیجول لیبر ہوں. نہیں, محبوبہ جی کو کہا ہے آپ میڈیا کے سامنے, جس طرح آج آپ نے کہا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا, جب منصور نے میرے خلاف لکھا ہے تو میں نے منصور کو اسی وقت کہا تھا کہ آپ کوئی نہیں ہے, میں بھی پارٹی کا ذمہ دار انسان ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. آپ کو پارٹی کے لوگوں سے شکایت ہے, آپ نے پورے لیجسلیٹرز کو, چاہے نیشنل کانفرنس, کانگریس, جتنے بھی باقی آپ نے سب پہ الزام لگایا ہے. سب پہ الزام. دیکھیے, یہ جو آج کا جو منظر ہے, جو جموں کشمیر میں اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں, ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان حالات کا ذمہ دار ہے, اگر ہم نے کسی کو بھیجا تھا, چاہے وکیل ہے, بڑے بڑے وکیل کو اس لیے ہم نے بھیجا تھا جو دفعہ 370 کی حفاظت نہیں کر سکتے, وہ لوگوں کی حفاظت کیا کریں؟ ٹیمپرری رکھا تھا, انہوں نے ٹیمپرری رکھا تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات میرے بھائی, کہ خطا ہم کو ہی ہے, خطا کسی دوسرے کو نہیں ہے. ہم کس پر لیبل لگائیں گے؟ ہم اپنے آپ پر لیبل لگائیں گے. نہیں, کیسے حفاظت کرنی تھی دفعہ 370 کی, ذرا بتائیے. یہ ٹیمپرری ہے نا. ان کو اسمبلی میں نے کل بھی کہا ہے کہ آپس میں جنگ لڑ رہی تھی, آپس میں جو ان کی پراپرٹی ہے اس پر ایک بولتا تھا آپ نے اتنا کھایا, دوسرا بولتا تھا آپ نے اتنا کھایا. اسمبلی تھی تب تو ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں کہ آرٹیکل کو ایبریگیٹ کیا جائے گا. نہ دیکھیے, یہ سب کو پتا تھا, جو بھی MLA ہیں ان کو معلوم تھا, ان کو تو ریویو کرنا چاہیے تھا نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہا ہے. نذیر صاحب, آپ کو بھی پتا تھا؟ نہ مجھے پتا, چونکہ میں MLA نہیں رہا ہوں, لیکن ان کو تو پتا تھا نا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کا ریویو ہونا چاہیے, جیسے پارلیمنٹ کرتا ہے اس کا ریویو ہونا چاہیے. MLA اسی کے لیے ہوتا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ کانسٹیٹیوشن کہاں پہنچا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتا نہیں تھا, آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, جب آپ کو پتا نہیں تھا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں MLAs کو پتا تھا, لیجسلیٹرز کو پتا تھا کہ آرٹیکل کو ایبریگیٹ کیا جائے گا؟ جب بعد میں پتا چلا, جب اس کو ایبریگیٹ کیا گیا ہے, جبکہ ان کے حج اختیار میں نہیں تھا, جبکہ اسمبلی کے حج اختیار میں تھا, جب یہ ایبریگیٹ ہوا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر سے ملے, اس دن بھی اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا. ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ مجھے 4 اگست کو بھی پتا نہیں تھا کہ کل آرٹیکل کو ایبریگیٹ کیا جائے گا. نہ یہ مجھے نہیں لگتا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ میں یہ کہوں گا, ڈاکٹر صاحب جو ہے اچھے انسان ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. اللہ کے پاس جانا ہے, ان کو مرنا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کو, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ چلیے, آپ جب VC رہے ہیں JK سیمنٹس کے, تو آپ نے کہا کہ آپ نے بھی کچھ چیزیں لی ہے, جہاں کرپشن کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا کچھ لیا آپ نے JK سیمنٹس سے؟ JK سیمنٹ سے میں نے لیا ہے یہی واشنگ مشین, JK سیمنٹ سے میں نے لیا لیپ ٹاپ, JK سیمنٹ سے میں نے لیا وہ چھوٹا والا 3000 کا وہ فریج ہوگا, وہ میں نے بس رشوت. یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ کرپشن ہے, سیدھی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں, آج تک واپس کیوں نہیں کیا آپ نے؟ MD نے نہیں مانا, اس نے اپنے جیب سے پیسے دیے ہیں. وثوق سے میں کہتا ہوں, سچ بولتا ہوں, دل سے میں بولتا ہوں. اس نے بولا آپ کے بچے کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, آپ کے پاس واشنگ مشین نہیں ہے, اس نے اپنے جیب سے وہ پیسے دیے. جاننا چاہوں گا آپ سے, آپ نے کہا کہ راج شریف کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے اگر مینڈیٹ نہیں ملا تو نذیر تو بغاوت کریں گے, کیا کریں گے آپ اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا؟ میرا حق ہی نہیں ہے, میرا حق ہے نا, میرا حق ہے نا. کیا بار بار ہم ایک ہی چیز, ہاں ہم نے اس کو موقع دیا تھا, لیکن لوگ جو ہے, لوگ ناراض ہیں. مجھے بھی برباد کیا, خود بھی برباد ہو گیا. یا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو غلام نبی لون ہاجرہ وہ ناکام ہو گئے؟ ارے ناکام کیا ہے, جس نے مجھے قدر نہیں کیا تو لوگ تو میرے ورکر تو کہاں ہیں. میں ابھی بھی چٹھی دکھاؤں گا میرے بھائی, میں ابھی بھی چٹھی دکھاؤں گا جس پر میرا سائن تھا, تو اس نے ان کو بولا کہ نذیریتوں کے پاس جاؤ, آپ ان کے ہیں, جبکہ ہم نے وہ غلام نبی لون کو
दिया था। अब आपको मैंडेट नहीं मिला तो बगावत कैसी होगी, आप क्या करोगे? मैं पीडीपी में ही रहूंगा, मैं पीडीपी में ही रहूंगा। बगावत मेरा मतलब यह है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और मैंडेट हासिल करूंगा अगर इलेक्शन होगा। हालांकि आज इलेक्शन की कोई बात नहीं है। अगर इलेक्शन से बात नहीं है तो फिर इन बातों का क्या मकसद, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं, देखिए आजकल जो ये हो रहा है डिक्लेरेशन, दफा 370 की बातें जो हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी। अदरवाइज चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू बात कर रहे थे और कई बातों का उन्होंने इंकिशाफ किया, खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैंडेट नहीं दिया जाएगा तो मैं एहतजाज कर लूँगा, बगावत कर लूँगा। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ट्रार शरीफ के लोगों ने जो साबिका वहाँ मेंबर असेंबली थे या वज़ीर थे उन पे भरोसा किया था, वो अपने भरोसे पे कायम नहीं रहे। उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो लोगों को तवक्का थी। तो इंजीनियर ने कहा कि मैंडेट का हक उनको है, उनको ज़रूर मैंडेट मिलना चाहिए। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। और कल की बात अगर हम करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कल एहतजाज किया था और एहतजाज के बाद जो ही उनके लीडरान और उनके ऑफिस से बाहर आए तो उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में अगरचे उनको रिहा भी कर दिया गया है, मगर 6 लीडरान को गिरफ्तार कर दिया गया था। इस पे पीडीपी के जो बाकी लीडरान ने अपने रद्दमल का इजहार किया। पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। जमहूरियत यही है कि हर कोई शख्स अपनी बात रख सकता है और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है, यहाँ की सरकार तक पहुंचा सकता है। लीडर्स को गिरफ्तार करने का जवाब सही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी लीडर है महबूबा मुफ्ती, उनकी रिहाई के हवाले से मरकज़ी सरकार को, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको फैसला लेना चाहिए क्योंकि मुसलसल तौर महबूबा मुफ्ती अभी बंद है। क्या कुछ कहना है मोहम्मद यासीन का, आइए आपकी नज़र करते हैं। कल जो हमारे पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पे 27 अगस्त के मौके पे पार्टी के कुछ वर्करों ने और उसमें कुछ हमारे पार्टी के लीडर साहिबान भी मौजूद थे, एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया है। जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा 5 अगस्त 2019 से लेकर आज के डेट तक बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद है और जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स जो कुछ घरों में नज़रअंदाज बंद है, उनके लिए पुरअमन तरीके पे कल पार्टी हेडक्वार्टर पे एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए लीडर्स और वर्कर्स ने थोड़ा सा एक प्रोग्राम तश्कील दिया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो LG सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ पे हमारे पार्टी दफ्तर अंदर घुसकर हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, हमारे पार्टी लीडरों से जो गुस्ताखी की गई है, तो ये सरासर जमहूरियत का कत्ल है। अदबन गुजारिश है कि जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा 5 अगस्त 2019 से आज तक बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद है, उसकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बुजुर्ग 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद है, उनकी रिहाई भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। चलिए, बात सियासत की हो रही है। इधर अपनी पार्टी ने इजलास बुलाया था, 2 दिन तक मुसलसल लीडरशिप के साथ पार्टी सरबराह ने मुलाकात की और पार्टी के ढांचे को अजसर नौ तामीर किया गया। वहाँ पे कुछ लीडर्स को, जहाँ पे गुलाम हसन मीर की बात करें, उनको सीनियर नायब सदर बनाया गया है, उस्मान मजीद को सीनियर नायब सदर बनाया गया है और इसके साथ साथ मोहम्मद रफ़ी मीर को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और बाकी ओहदों के हवाले से भी अभी बराबर मशावरत जारी हैं। हर एक तरफ से जो लोग हैं, जो पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, उनको पार्टी उमूर में लाने की बात कही जा रही है। इस बीच में पार्टी ने कुछ खुलासा भी किया है, कुछ बातों का इजहार भी किया है इस इजलास के दौरान, जहां उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि जब गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया था तब तहफ़्फ़ुज़ करने की बात हुई थी। अभी क्या कुछ स्टैंड है गुपकार डिक्लेरेशन का, वो सामने नहीं आया है। इस पर पार्टी के सीनियर लीडर मुंतज़िर महिदीन ने हमारे साथी फिरदौस अहमद से बात की। क्या कुछ कहना है मुंतज़िर महिदीन का, आइए आपकी नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो मीटिंग हुई 2 रोज़, वो लगातार उसका इजलास चलता रहा, तो इसमें ज़्यादातर रियासती जम्मू कश्मीर की जो अवाम के मसाइल हैं उन पे बातचीत हुई, तंज़ीमी अमूर पे बातचीत हुई। जो हमारी पार्टी की तरफ से हमारी एक रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ रिट दायर की है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या काम किया जाए, उस पर बात हुई।
और तंजीमी ढांचा तश्कील देने पे बात हुई। यहाँ की जो आवाम से जुड़े मसाइल हैं बुनियादी सतह पे उन चीज़ों पे बात हुई। तो इस सिलसिले में फ़िलहाल इब्तदाई मरहले में हमारे कायद जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने फ़िलहाल जम्मू डिवीज़न के लिए, कश्मीर डिवीज़न के लिए और रियासती सतह के लिए यानी स्टेट लेवल के लिए कुछ सीनियर लीडर्स को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी ओहदों की। तो उस पर बात हुई, तो उसका ऐलान उन्होंने कर दिया। तो जो हमारे कायद पार्टी के एक कायद जगमोहन जी रैना ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है कि आर्टिकल 370 और 35A पे नज़रसानी किया जाए, जो ये एब्रोगेट किया है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और रियासती अवाम जो है उनके जज्बात की कदर की जाए, ये फ़ैसला देके उस पे ये फ़ैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्ज़ी दी जाएगी उसके फॉलो अप में कि इस पे जल्द से जल्द वो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे और अपना फ़ैसला रियासती अवाम के हक़ में दे दे। जो अवामी हित के लिए मुतालबात हैं अगर उनको सही अंदाजे से एड्रेस नहीं किया गया, उनको सही अंदाजे से सुनवाई नहीं की गई, तो हम सड़कों पे बिल्कुल एहतिजाज के लिए आएंगे, उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने अवाम के, हर खित्ते के अवाम के, जम्मू के कश्मीर के अवाम से वादा बंद है कि उनकी बेहतरी के लिए उनसे सिर्फ सच बोला जाए, उनकी इज़्ज़त की बहाली के लिए, उनके जज्बात की कदर कराने के लिए भरपूर वो इक़दाम उठाए जाएंगे जिनकी बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तो अगर उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी आना पड़ेगा पुरअमन एहतिजाज के लिए, अगर खुदा न खास्ता नौबत वहाँ तक पहुँची तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा। चलिए नाज़रीन, बात सियासत की हो रही थी, सियासत के साथ साथ अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। अगर हम बारिशों की बात करें, बारिशों की वजह से भी अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई है, घरों से निकलना मुश्किल होगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोग अभी तक घरों से बाहर नहीं आ रहे। मदीना कॉलोनी छानापुरा में ऐसा ही माहौल देखने को मिला। वहां लोगों ने शिकायत की, कई सालों से वहां का जो ड्रेनेज है वो फेलियर पड़ा है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जिसकी वजह से अगर 1 घंटे की बारिश हो जाए तो वहाँ के लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथी फिरदौस अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की, आइए आपकी नज़र करते हैं। मदीना बाग छानपोरा यथ ड्रेन बने पत्मो श्रीनगर दूर 2 किलोमीटर, ये ड्रेन बने कम से कम 15 वरी ब्रो, मगर 10 वरी वत सो प्रॉब्लम कि तुम वुचान पान दे आब क्या पत किन पे लांग बोट तुम वो वनकन लांग बोट लगित सारे ये क्या पत्मो 10 वरी पे वोत गोड इलेक्टेड हुकूमत तिमन नश गए, तिमो तो कोर क्या, पत आए गवर्नर 3 आए 3 नश गए कहें कोरुक न, म्यूनसिपल कमिश्नरस नश तमाम अथॉरिटीजन नश गमत, मगर वनुक तान करान कहन कह, सिर्फ वन अस करो पगह कल रिटन डॉक्यूमेंट्स नश सबूत यम तिमन दितमत, मगर वनुक तान कह कार्रवाई गसान। बार बार गसान कि अत गस इमीजिएटली कार्रवाई गसन ताकि गस बचन। अगर तुम ब्रो पह पकि तुम हेकू और पकती क्या तुम कुर्बानी गरन मज लग भग 20 गरन मज अंदर कन आव, लिहाजा कर अत इलाज गसन। अत वोनमुत तिमन डिवाटरिंग स्टेशन सह नबर कन बनाव, नंबर 1 नंबर 2 वोनमुत तिमन ये ड्रेन करतन एलिवेट, क्या बजाय और योर गस आब यह ओर आब, अत गस रिनोवेट, यह गस वसन आब योर। तो एक्चुअली ये जो लेन इन्होंने बनाई है गवर्नमेंट ने, ये तो कुछ साल से पहले, वो बहुत सालों से पहले ये बनाई हुई है, मगर वी हैव ऑलरेडी several times we have approached to the government, to the authorities concerned. They don't take any care of this, what is you see the what is happening, and ये जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, क्या नाम, हम निकलते हैं, औरतें बड़ ज़बरदस्त मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बारिश बरसती है तो ये पानी भर जाता है। नहीं, ड्रेन तो बनी हुई है, मगर काफ़ी सालों से पहले वो बनी हुई है ये ड्रेन, मगर ये एक्चुअली ये ड्रेन ख़राब हो चुकी है, ये फेल है। तो इसमें पानी का निकास जो है वो तो निकलता नहीं है,
तो हमने इस सिलसिले में बहुत दफ़ा हमने अप्रोच किया जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, तो उसमें कोई के नाम ये आते नहीं है, दे डोंट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। हालांकि उधर से ये दावा भी करते हैं हम मैग्नेमाइजेशन कर रहे हैं, हम नालियों को बना रहे हैं, हम ड्रेन को बना रहे हैं, और ये देख लीजिए आप ये आंखों देखा हाल आप देख लीजिए। चलिए, सरकार ने इस कॉलोनी मदीना कॉलोनी की तरफ तवज्जो नहीं दी। कई सालों से ये मामला है कि ड्रेनेज सिस्टम फेलियर पड़ा है। मामला जो है सरकार की नोट्स में है, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में भी लाया गया है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारिशों की वजह से भी अब लोग घरों से बाहर नहीं आ सके। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तालीम के निज़ाम के हवाले से। कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों की शिकायत है कि वहां पे स्कूली बिल्डिंग जो है वो अगरचे बनाई गई है मगर मुकम्मल नहीं हुई, पूरी तरह तामीर नहीं की गई है। बच्चों को जहां पे भी पढ़ाई दी जा रही है, जहाँ प्राइवेट बिल्डिंगों में उनको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलात है। अगरचे सरकार ने इस हवाले से कई इलाकों में बिल्डिंगें तामीर करने का फैसला लिया था, मगर नामालूम वजूहात के बिना पे इन बिल्डिंगों को मुकम्मल नहीं किया गया। ऐसा ही मामला बनन चाडोरा में पेश आया है। वहाँ पे 2014 से एक बिल्डिंग पे जो तामीराती काम हो रहा था उसको 2014 में वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया, उसके बाद वही बिल्डिंग को छोड़ा गया है। लोगों ने शिकायत की, लोगों ने कहा कि उनके बच्चों को जहाँ पे तालीम दी जा रही है वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। एक तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, अगर ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती तो शायद उनके बच्चों को आसानी होती है और वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। सोन मुतालबा 2014 मज बने बिल्डिंग और 2014 मज बने बिल्डिंग अत गई पत कम चलान पत गई अचानक कम बंद तो तम पत वनकस बच्चे सठा सफ़र करान कि ये मिसाल गोड़े ये स्टाफ तहन तो क्रेशन तहत कहें, इसलिए वो गवर्नल इंतजामिया गुजारिश करान कि अस करो कम, अस करो ये जल्दी कह बिल्डिंग यह गस बे वापस मिसाल कम वम गई सन बच्चे पढ़ान, बच्चे सफ़र करान, बच्चे नब्र कन मौदानस मज पढ़ान, वन वंद इन वोल, वन अम पत पई सन बच्चे करान क्या पढ़ान कत क्या करान। तो गुजारिश करान गवर्नर सोबस बे इंतजामिया गुजारिश करान कि बिल्डिंग गस अपग्रेड गई। यह बनो 2014 मज तम पे त्रो स्लिप दम त्रोक अतनस ना वजूहत लज नम कहीं पता अत गई कम अचानक बंद। सोन मुताबिक अस गई हाई स्कूल ग अकै बिल्डिंग लक्चि लक्चि बिल्डिंग ग रोजन कि बच्चे गन रोजन दरबदर कह ये पे बच्चस सर्फि टिकट कड़ी बनियार हाई स्कूल एडमिशन कर गन हाई स्कूल जल्दी तैयार, अस गम बच्चन प्रॉब्लम गई बनियार गई क्या अस सारी बच्चे ये पढ़ हाई स्कूल तान बराबर, स्टाफ तक रोजान बराबर। चलिए, लोगों की शिकायत एक तरफ और इस मामले पे हमारे साथी ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम से बात की और उन लोगों के हवाले से बात की और जो बनन चाडोरा के लोगों की शिकायत थी वो उनकी नोट्स में लाई कि क्यों बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किया गया है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। क्या कुछ कहना है चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम का, आइए आपकी नज़र करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग्स है जिसको एबेंडन बिल्डिंग हम कहेंगे। एबेंडन बिल्डिंग मेरे पास 24 है, 12 से लेकर 12, 14, 15, 16, 17 तक, जो आज तक ऐसे बहुत सारे स्कूल 24 स्कूल बनने थे। वो जो है उन्होंने एक तो ठेकेदार ने, एक तो कॉन्ट्रैक्टर ने, एक तो जिसके थ्रू बनने जा रहा थे उनको इस वक्त जो है पैसा जो रिलीज किया है रमसा के थ्रू। रमसा का जब स्कीम भी बंद हो गया है, वो समग्र शिक्षा में मार्च हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद वो स्कीम चला नहीं, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल थे उस वक्त जो अमाउंटिंग जो है उनको कम हो गए थे। आज एक स्कूल का बिल्डिंग 6 कमरे भी बनना है, 4 कमरे भी बनना है, उसका 88 लाख 44 लाख ऐसे स्कूल का एस्टिमेट आता है। तो उस वक्त उनको 20 लाख 15 लाख 10 लाख में बनना था, तो वो स्कूल बनते बनते कहीं टाइम लग गया, तो उनको अमाउंटिंग कम हो गया है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने वो बिल्डिंग जो है इसी तरह हाफ वे में छोड़ दिया है। इसके बारे में काफ़ी शिकायत सुनी मैं, ये मेरे पीरियड का नहीं है, पिछला पीरियड है। बहुत सारे स्कूल जो है मार्च हुआ है, दूसरे स्कूल में चला गया है। मैंने खुद विजिट किया है 2-4 जगहों में। हाँ, सचमुच में ये स्कूल जो है बिल्डिंग
बिल्डिंग जो है हाफ वे में छोड़ा गया है और कहीं पे अस्तबल बने हैं, कहीं पे गोबर वगैरह रखे हुए हैं। इस पर भी हमने नोटिस निकाला है किस तरह से आपने किया पब्लिक को, लेकिन ये ठेकेदार को अमाउंटिंग कम हो गया है। दूसरी बात, जो उस वक्त रमसा में जब भी कोई बिल्डिंग जमीन देता था, लोग एक ये रखता था, या फ्री में नहीं देते थे, अपने किसी बच्ची को नौकरी के लिए कहता था या इसके लिए। तो वो कुछ केस ऐसे भी है जहां उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस वक्त के सीओ से कि उन्होंने कहा हम आपके बच्चे को नौकरी में लगाएंगे, और वो भी पूरा नहीं किया गया है, उनको कहीं पे नौकरी दे देंगे ये नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह हाफ वे में छोड़ दिया है। यही रीज़न है सर। अब इनके लिए काउंट हुआ है 24 बिल्डिंग्स के लिए पैसा समागरा को लिखा है, समागरा ने अब कंप्लीट करने जा रहा है, इसके लिए हमसे एस्टिमेट मांगा है, वो हमने भेज दिया है इनको, समागरा और इसको कमिश्नर सेक्रेटरी को सर। चलिए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम बात कर रही थी और स्कूल बिल्डिंग न मुकम्मल होने की क्या वजह थी ये उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बिल्डिंग पे काम दोबारा शुरू होगा और इसको मुकम्मल किया जाएगा। और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे जहाँ कहीं भी इस तरह का काम रुका पड़ा है, शायद सरकार की नोटिस में अगर ये मामला है तो इनको फास्ट ट्रैक बुनियादों पे मुकम्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की वाबस्तगी इनके साथ एक तरफ जहाँ बच्चों का मुस्तकबिल, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है।